बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 का लेक्चर 12 है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है ग्राहम लॉ ऑफ डिफिजन। तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफिजन एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नेम था थॉमस ग्राहम, और उसने इस लॉ को पेश किया और उसने ये बताया कि जो रेट ऑफ डिफिजन, रेट मींस स्पीड, यानी कि गैसेस का जो रेट ऑफ डिफिजन होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो इसकी स्टेटमेंट अगर हम देखें तो स्टेटमेंट के अंदर द रेट ऑफ डिफिजन और डिफिजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट्स ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम अगर आसान तरह समझें तो ये बनता है कि रेट मींस के जो स्पीड है, यानी कि जो गैस है वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कोई डिस्टेंस कवर करती है, उसको हम कहते हैं रेट, उसको हम कहते हैं स्पीड। कि आपके पास दो डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ने फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर क्यूब उतने ही टाइम के अंदर कवर किया और दूसरे मॉलिक्यूल्स ने 50 सेंटीमीटर क्यूब कवर किया और टाइम दोनों का एक ही है, तो इस चीज को हम बोलते हैं रेट, यानी कि उसकी स्पीड क्या है। तो रेट ऑफ डिफिजन या डिफिजन जो होता है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो डेंसिटी के। तो मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफिजन क्या है, कम है। अगर डेंसिटी कम है तो रेट ऑफ डिफिजन क्या है, ज्यादा है। ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स रिलेशन है कि एक चीज इंक्रीज होगी दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो कब होगी, जब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखें, रेट ऑफ डिफिजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट्स ऑफ डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और साथ में एरिया, यानी कि जो एरिया होता है वो भी क्या हो, कांस्टेंट हो। उसके बाद इसको हम यानी कि इस फॉर्म में रेट ऑफ डिफिजन आर है, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और डी क्या है, डेंसिटी स्क्वायर रूट्स ऑफ डेंसिटी। ये डी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए तो ये आपके पास एक और फॉर्म बन जाएगी जिसमें ये के जो है आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इसको और सिंपलीफाई करने के लिए हम सपोज करते हैं हमारे पास टू डिफरेंट गैसेस हैं, गैस 1 और गैस 2। हमने सपोज की ये 1 है, ये 2 है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोई भी ये डिफरेंट गैसेस हैं। अब इनके ऊपर ग्राहम लॉ अप्लाई करें तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी। अब इसी के ऊपर हमने ग्राहम लॉ अप्लाई करना है टू डिफरेंट गैसेस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें R1 ये रेट ऑफ डिफिजन गैस 1 का है, डेंसिटी D1 ये डेंसिटी ऑफ गैस 1 की है। इसी तरह R2 रेट ऑफ डिफिजन ऑफ गैस 2 एंड D2 डेंसिटी ऑफ गैस 2। तो ये दो इक्वेशंस बनी 1 एंड 2, ये आपके पास गैस 1 के लिए और ये आपके पास गैस 2 के लिए। आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय 2। तो 1 को 2 पे क्या करना है, डिवाइड आप करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें R1 मल्टीप्लाई D1, R2 मल्टीप्लाई D2, K ओवर K। तो ये K और K ये मींस के यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्चुअली 1 मींस के ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये 1 के इक्वल। अब ये जो वैल्यू है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2, यानी कि ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा इसकी डायरेक्शन, ये आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज या कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें D2, यहाँ पे D2 इधर आ गया और ये D1 इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपके पास एक रिलेशन बना, वो ये बना कि जो रेट ऑफ डिफिजन ऑफ गैस 1 का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस 1 के। इसी तरह रेट ऑफ डिफिजन जो गैस 2 का है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस, मींस के इन दोनों का या आप इन दोनों का आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे देखें, आप जानते हैं कि जो डेंसिटी है जनरल गैस एक्सपीरियंस के अंदर आपने इसको रिलेट किया था कि जो डेंसिटी होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मींस के जितना मोलर मास ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो हम डेंसिटी की जगह पे m लिख सकते हैं, मींस के मोलर मास ऑफ गैस से भी उसको रिलेट कर सकते हैं। तो जस्ट D2 जो है उसकी जगह पे आपने M2 लिख देना है, मींस के आपके पास मोलर मास ऑफ गैस 2, और D1 की जगह पे आपने M1 लिख देना है क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट हैं। तो डायरेक्ट मींस कि एक चीज इंक्रीज होगी तो आपके पास दूसरी चीज भी ऑलरेडी
इंक्रीज होगी और अगर एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट। इनवर्स में क्या होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो आपके पास दूसरी चीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर रेट ऑफ डिफरेंस मींस की डिक्रीज है तो ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो ये इनका रिलेशन होता है डायरेक्ट और इनवर्स। तो ये इक्वेशन मोलर मास के लिए बनेगी m2 ओवर m1 और इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब ये ग्राफ मैंने बनाया है, इसको समझते हैं कि ये जो मोलर मास है वो किस तरह टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड पे अलोंग इनके आपके पास y एक्सिस जो है और ये आपके पास x एक्सिस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 0 है, 10, 20 और 30 सेकंड। इसी तरह 2, 4, 6, 8 ये मोलर मास है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो ये जो टाइम है ये भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलर मास जितना ज्यादा होगा उतना उसको डिफ्यूज होने में ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन अगर मोलर मास कम है तो वो ज्यादा डिफ्यूज होगा। तो मतलब जितना मोलर मास कम होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, मतलब कम वक्त में वो ज्यादा गैस डिफ्यूज हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि टाइम और मोलर मास किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन बना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। तो इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के अंदर एक एमसीक्यूज भी है, तो आप इनके मोलर मास फाइंड करके इनको अरेंज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 है, इसी तरह ये आपके पास 70 है, ठीक है। 1 ऑक्सीजन 16 तो ये आपके पास 32 और ये आपके पास 36.5। तो जब आपके पास मोलर मास आ जाएंगे तो आप इसको अरेंज कर लेंगे। ज्यादा रेट इसका होगा, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन, उसके बाद HCl और उसके बाद क्लोरीन। तो मींस कि आप गैसेस को अरेंज कर सकते हैं किस बेस पे, इस रिलेशन पे। इनके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन हाइड्रोजन। तो इसकी रीजन आपने ये इक्वेशन लेके आपने बतानी। अब नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम लॉ, मींस कि उसकी एक्सप्लेनेशन या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उसके लिए आपके पास एक ग्लास ट्यूब है 100 सेंटीमीटर क्यूब और आपने 2 सॉल्यूशन लिए हैं। एक साइड पे आपने HCl सॉल्यूशन लिया है और दूसरी साइड पे आपने अमोनिया मीन के अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अब आपने क्या करना है, उसके अंदर कॉटन सोक्ड करनी है। मींस के कॉटन के 2 छोटे-छोटे मींस के टुकड़े ले लेने हैं और उसको आपने उन सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है, सोक्ड करना है, उनको डुबो देना है। फिर आपने क्या करना है, उन दोनों को आपने इनके एंड पे रख देना है। होगा क्या कि थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि किसी एक जगह पे आपके क्या बन गए, व्हाइट फ्यूम्स बन गए हैं। वो किस तरह पता चलेगा, जब आपके पास HCl और NH3 दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड और इसके क्या होते हैं, व्हाइट फ्यूम्स। तो आप देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट, एक जंक्शन जाएगा जहां पे आके ये व्हाइट फ्यूम्स बन जाएंगे। तो आप इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। तो इसका मोलर मास आपके पास 17 ग्राम पर मोल है और इसका है 36.5 ग्राम पर मोल। तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये जिसका मोलर मास ज्यादा है उसने कम ट्रेवल किया, जिसका मोलर मास कम है उसने ज्यादा ट्रेवल किया। तो अब आपने इस जो एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकाला कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो मोलर मास का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे और अमोनिया और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl और ये इसके अपोजिट हो जाएगा, मींस के HCl मोलर मास ऑफ HCl, क्योंकि ये R2 समझ लें, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है। तो इसी तरह ये M2 और ये M1। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये जो इसका आपने डिस्टेंस मेजर किया 59.5 और ये HCl का आपके पास 40.5। इसी तरह HCl की और NH3 की आप मोलर मास की वैल्यू और उनको आप स्क्वायर रूट से सॉल्व करेंगे तो 1.46 इज इक्वल टू 1.46 मींस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएंगी, दोनों इक्वल। तो ये लॉ प्रूव हो गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है या फ्यूजन है वो
मोलर मास के इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जितना मोलर मास ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। या डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी और मोलर मास दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन है, तो जितना मोलर मास ज्यादा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन या उतनी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था ऑल अबाउट ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जिसके अंदर आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी और उसके साथ ये इनका रिलेशन ग्राफ और साथ में डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन।